वेलकम बैक व्यूवर्स। हमारा जो आज का सेशन है इसमें हम लर्न करेंगे कि लाइनेक्स की इंस्टॉलेशन किस तरह करते हैं और लाइनेक्स की इंस्टॉलेशन के दौरान जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आता है, लाइनेक्स की हार्ड डिस्क की पार्टीशनिंग कैसे करते हैं। सेकंड, हमारा जो फोकस होगा कि क्लास वन हाइपरवाइजर क्या होता है और क्लास वन हाइपरवाइजर क्या है, क्लास टू हाइपरवाइजर क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम जो लाइनक्स की इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं वो जो वर्चुअल मशीन के अंदर करने जा रहे हैं। तो वर्चुअल मशीन का जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे इसकी इंस्टॉलेशन के लिए, उसका नेम है ओरेकल वर्चुअल बॉक्स। तो आपने इसकी ऑफिशियल साइट से जाके ओरेकल वर्चुअल बॉक्स की ऑफिशियल साइट पे जाना है, डाउनलोड के सेक्शन पे जाना है और वहाँ पे ये विंडोज़ होस्ट की ऑप्शन आ रही होगी। इस पे आप क्लिक करेंगे तो इसका वर्चुअल बॉक्स का 7.1.6 जो अभी लेटेस्ट वर्जन है इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह आपके पास सेकंड जो वर्चुअल मशीन का जो सॉफ्टवेयर आता है उसको वी एम वेयर वर्क स्टेशन प्रो कहते हैं। तो आप वी एम वेयर की ऑफिशियल साइट पे जाएं और वहाँ उसके डाउनलोड के सेक्शन पे जाके आप डाउनलोड नाउ की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वी एम वेयर वर्क स्टेशन प्रो की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आपके पास मैकबुक है तो इस केस में मैकबुक के ऊपर आप जो इंस्टॉल कर सकते हैं VMware का जो वर्जन है, टूल है VMware फ्यूजन प्रो है। ठीक है, मैकबुक के लिए। तो अगर आपके पास ओरेकल का वर्जन आप यूज़ करना चाहते, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स का आप कोई टूल यूज़ करना चाह रहे हैं मैकबुक के लिए, ठीक है, तो इस केस में जो वर्चुअल बॉक्स है उसकी ऑफिशियल साइट पे जाके आप ये मैक वाली जो ऑप्शन है ये यूज़ कर सकते हैं। और सोलेरिस का अगर आपके पास वर्जन है ऑपरेटिंग सिस्टम का तो इस केस में आप सोलेरिस इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो आप इसमें सोलेरिस वाली ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे केस में विंडोज़ की मेरी जो वर्चुअल मशीन है वो विंडोज़ होस्ट है। तो उस पर्पज़ के लिए मैंने इसका जो विंडोज़ होस्ट वाला वर्जन है उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल किया है। तो इंस्टॉल करने के बाद आपकी अपनी चॉइस है जिस ड्राइव में इंस्टॉल करें, लेकिन रिकमेंडेड है कि आप इसको विंडोज़ की ड्राइव के अलावा कर लें बेटर परफॉर्मेंस के लिए। तो मैंने इसको इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद मैं ये इसका इंटरफेस आया वर्चुअल बॉक्स का, तो इसको मैंने ओपन किया तो ये ऐड की ऑप्शन के साथ न्यू की ऑप्शन आ रही है। ठीक है, तो इस पे आप क्लिक करके नई वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे न्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। ये पूछ रहा है कि आप जो वर्चुअल मशीन क्रिएट करने जा रहे हैं उसका नेम क्या होगा। तो मैं सेंटोस 7 को इंस्टॉल करने जा रहा हूँ तो यहाँ पे इसका मीनिंगफुल नेम मैं सेंटोस 7 रख रहा हूँ। ये वर्चुअल मशीन किस प्लेस पे इंस्टॉल होगी तो मैं इसकी डिफ़ॉल्ट प्लेस पे ही रहने दे रहा हूँ। तो जो कि सी ड्राइव के अंदर यूजर्स का फोल्डर और उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर का फोल्डर और वर्चुअल बॉक्स वीएम्स का फोल्डर बनता है। उसके बाद ये जो विंडोज़ सेंटोस 7 की इंस्टॉलेशन मैं करने जा रहा हूँ तो इसका इमेज जो होगा इसका क्या पाथ होगा। तो आपके पास अगर इमेज नहीं है तो आप इसकी सेंटोस की ऑफिशियल साइट पे जाएं, डाउनलोड के सेक्शन पे जाएं, तो वहाँ पे जाके आप सेंटोस 7 डाउनलोड कर सकते हैं। या उसका जो भी लेटेस्ट वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन उसका आई थिंक सेंटोस 10 चल रहा है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और सेंटोस 9 मैं रिकमेंड करूँगा कि वो एक स्टेबल रिलीज है अगर कोई लेटेस्ट की तरफ मूव ऑन करना चाहता है। तो वो आईएसओ इमेज लोड करने के बाद, डाउनलोड करने के बाद आपने यहाँ पे आके उसको लोड करना है। तो मेरे पास सेंटोस 7 का आईएसओ इमेज पहले से लोडेड है तो मैं डाउनलोड में पड़ा था, तो मैंने यहाँ पे जाके इसका आईएसओ इमेज लोड कर लिया। तो उसके बाद नीचे देखें कि टाइप, जैसे ही मैंने आईएसओ इमेज लोड किया तो उसने खुद ही डिटेक्ट कर लिया कि ये लाइनक्स का जो है, ये आईएसओ इमेज लाइनक्स का है। ठीक है, और उसका कौन सा आर्किटेक्चर है, तो रेड हैट इसने बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया है। तो आप इसको मैन्युअली इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपके केस में ऑटो सिलेक्टेड नहीं होता तो हमेशा ऑटो सिलेक्ट हो जाता है जिस टाइप का आप आईएसओ इमेज लोड करते हैं। तो
तो ये ऑप्शन करने के बाद नेक्स्ट किया। ठीक है, तो ये जस्ट उसके यूजर नेम्स और पासवर्ड पूछ रहा है, अकाउंट क्रिएट कर रहा है जस्ट। ये आप जो वर्चुअल मशीन क्रिएट करने जा रहे हैं उसको रैम कितनी एलोकेट करनी है। ठीक है, तो जो अगर आप सेंटोस का या कोई भी लाइनक्स का फ्लेवर है उसका ग्राफिकल इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में वर्क करना चाह रहे हैं, तो इस केस में 768 MB जो है वो मिनिमम रैम की रिक्वायरमेंट है। तो इससे जितनी ज़्यादा आप असाइन करेंगे उतना ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। लेकिन मेक श्योर करना है कि कोई भी रिसोर्स वर्चुअल मशीन को आप असाइन करने जा रहे हैं तो वो इस रेड वाले जोन में ना जाए। अगर आप रेड जोन में उसकी एलोकेशन कर देंगे तो वो फिर आपके सिस्टम को हैंग करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेट्स से 2500 MB की रैम में इसको एलोकेट कर देता हूँ। इसी तरह कितने प्रोसेसर्स आप इस वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने करना असाइन करने जा रहे हैं, तो मैं बाय डिफॉल्ट 1 पे रखना चाह रहा हूँ। मेरे पास 4 CPUs है। उसके बाद थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप इस वर्चुअल मशीन को कितनी हार्ड डिस्क स्पेस असाइन करेंगे। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट 20 GB है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जितनी भी स्पेस आप ये असाइन करेंगे, ठीक है, ये किस ड्राइव से लेगा। तो हमने वर्चुअल मशीन का सॉफ्टवेयर सी ड्राइव में इंस्टॉल किया था, तो ये हार्ड डिस्क की स्पेस भी फिर सी ड्राइव से कैप्चर करेगा। तो मेक श्योर कर लेना है आपने कि आपकी सी ड्राइव के अंदर इतनी स्टोरेज कैपेसिटी अवेलेबल है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे, तो स्टोरेज कैपेसिटी उस पर डिपेंड करती है। तो हम यहाँ पे क्रिएट न्यू वर्चुअल हार्ड डिस्क के ऑप्शन के केस में नई वर्चुअल हार्ड डिस्क क्रिएट करेगा जिसकी कैपेसिटी 20 GB होगी। मैं इतनी रहने दे रहा हूँ। और सेकंड ऑप्शन है कि यूज एन एग्जिस्टिंग वर्चुअल हार्ड डिस्क फाइल। आपने पहले से कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट की है, उसकी हार्ड डिस्क आप यूज करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये सेकंड वाली ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे और उसका पाथ बताएंगे। थर्ड ऑप्शन ये है कि डू नॉट ऐड अ वर्चुअल हार्ड डिस्क। अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो इस केस में हार्ड डिस्क वो ऐड नहीं करेगा, तो लेटर ऑन भी आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट के साथ प्रोसीड कर रहा हूँ। ये जो मेरी वर्चुअल मशीन क्रिएट हुई है उसकी सारी समरी है। तो वर्चुअल मशीन क्रिएट होने के बाद आप उसकी उस पर राइट क्लिक करें, उस सेटिंग्स में जाएं। तो यहाँ सेटिंग में जाके भी आप इसकी ऑप्शंस को दोबारा से मॉडिफाई कर सकते हैं बाद में भी। ठीक है, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन नेटवर्क अडॉप्टर की है कि इस वर्चुअल मशीन में लैन कार्ड्स कितने लगे होने चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट 4 लैन कार्ड्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला अनेबल होता है और बाकी 3 डिसेबल होते हैं। तो आप इससे एक्स्ट्रा और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट सेटिंग है कि नेटवर्क में जाना है, एडाप्टर 1 है लेट से, तो आपने यहाँ पे एडाप्टर की टाइप सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो अगर आपके नेटवर्क पे नेटवर्क नेट इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है, तो आप नेट के ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज आप ब्रिज की एडाप्टर सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो मोस्टली ब्रिज के ऑप्शन पे ये वर्क करता है। अच्छा, ब्रिज एडाप्टर में फिर आपने बताना है कि आपका लैन कार्ड कौन सा है, वायरलेस कार्ड से कनेक्टेड है या लैन कार्ड से। ठीक है, तो मैं क्योंकि विंडोज़ की जो वर्चुअल मशीन, मेरा जो विंडोज़ का होस्ट है, मेन विंडो है, वो डेल वायरलेस कार्ड इस मेरे केस में उसका नेम है। ठीक है, वाईफाई के साथ इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, तो मैं यहाँ वाईफाई डेल वायरलेस वाली ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, वायरलेस कार्ड को सिलेक्ट करूंगा। लेकिन अगर वो केबल के जरिए कनेक्टेड होती तो मेरे केस में उसका नेम है रियल टेक PCI फैमिली। ठीक है, कंट्रोलर लैन कार्ड का। तो इस केस में फिर मैं ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करता है क्योंकि मैं वायरलेस कार्ड से कनेक्टेड हूँ जिसका नेम डेल वायरलेस है, तो मैं यहाँ पे फिर अडाप्टर की टाइप वो सिलेक्ट करूंगा। अगर मैं यहाँ पे रॉन्ग अडाप्टर सेलेक्ट कर देता हूँ तो मेरा वर्चुअल मशीन में फिर इंटरनेट वर्क नहीं करेगा। ठीक है, और सेकंड इम्पोर्टेंट का ख्याल इम्पोर्टेंट ऑप्शन उसका ख्याल रखना है कि अगर आपका जो विंडोज़ की जो मोबाइल की मेन होस्ट है वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, तो वर्चुअल मशीन पे भी आपका इंटरनेट वर्क करेगा। तो ये ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर ली। अच्छा, यहाँ पे मेरा ISO इमेज लोड नहीं हुआ था जो कि मैंने सेलेक्ट किया था वहाँ पे, तो आप यहाँ से दोबारा भी लोड कर सकते हैं। तो सेंटोस 7 को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। तो अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है कि माइट भी आपका जो माउस है वो
ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन जब वर्चुअल मशीन सेंटोस को यूज़ करते हुए उसमें फ्लैक्चुएशंस आए, तो उस पर्पस के लिए आपने सिस्टम में जाना है, तो माउस की टाइप PS2 सेलेक्ट करके चेक कर लें या USB टैबलेट सेलेक्ट कर लें। तो मैं USB माउस है मेरे पास, तो मैं टैबलेट को यूज़ कर रहा हूँ, USB टैबलेट को, जो कि लैपटॉप का है, तो मैं ये ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो अगर आपको पॉइंटर में फ्लैक्चुएशन का इशू आए इंस्टॉल करने के बाद, तो ये उसका सोल्यूशन है। जस्ट स्टार्ट के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे जो वर्चुअल मशीन मैंने अभी क्रिएट की थी वो ऑन हो गई है। और ऑन होने के बाद उसमें ये स्टार्ट हो गई। अच्छा, इसमें दो ऑप्शन हैं, इंस्टॉल सेंटोस 7। अगर मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो डायरेक्ट इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और सेकंड ऑप्शन ये है कि टेस्ट दिस मीडिया एंड इंस्टॉल सेंटोस 7। तो अगर मैं ये ऑप्शन सेकंड वाली सिलेक्ट करता हूँ, तो इस केस में जो मेरा ISO इमेज है सेंटोस का, उसको ये वेरीफाई करेगा कि उसकी के अंदर कोई फाइल जो है वो करप्ट तो नहीं है, वायरस ने इफेक्ट तो नहीं किया हुआ। ठीक है, तो अगर करप्ट है तो वो पहले ही बता देगा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होने से। क्योंकि लाइनक्स में अगर आपके पास फैटल एरर आ जाए ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, ठीक है, तो फिर उस केस में इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आपको वहीं पे टर्मिनेट हो जाता है। और थर्ड ऑप्शन है कि अगर आपके लाइनक्स में कोई इश्यूज आ गए हैं, तो आप उसको ट्रबल शूट करना चाह रहे हैं, आपने पहले से इंस्टॉल की हुई है, ठीक है, तो थर्ड वाली ऑप्शन आप यूज करते हैं। तो हम क्योंकि इसकी फ्रेश इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन हम सिलेक्ट कर रहे हैं। सॉरी। अच्छा, इसमें इसकी इंस्टॉलेशन में फुल स्क्रीन मोड में चला जाता हूँ। जी, तो इसका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस यहाँ पे सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है कि आपकी लैंग्वेज कौन सी रखना चाह रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो भी लैंग्वेजेस डिफ़ॉल्ट होती हैं वो ऑटो डिटेक्ट हो जाती हैं। तो अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश, और इंग्लिश में इंग्लिश US ही सिलेक्ट करके इसके साथ कैरी ऑन करना चाह रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट ये स्क्रीन आती है, इसमें आप सेलेक्ट करेंगे कि आपका टाइम जोन कौन सा है। तो मेरे इस केस में अमेरिका/न्यूयॉर्क सेलेक्ट हुआ है, ठीक है, जो कि रॉन्ग है। तो मैं डेट एंड टाइम के ऑप्शन पे सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो मैं इस वक्त एशिया, मेरे सिनेरियो में है, तो मैं यहाँ से एशिया सेलेक्ट करूंगा। और यहाँ से कराची। अगर आप नेटवर्क टाइम जोन ऑन कर देंगे तो ये ऑटो सेटिंग पिक कर लेगा। 12 आवर फॉर्मेट, 24 आवर फॉर्मेट इसका रखना चाह रहे हैं, डेट टाइम सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये सेट कर दिया। उसके बाद कीबोर्ड की लेआउट ऑटो डिटेक्टेड थी, लैंग्वेज ऑटो डिटेक्टेड थी। ये इंस्टॉलेशन सोर्स है, तो मेरा ISO इमेज था, ठीक है, जो कि ऑलरेडी हमने स्टार्ट पे सिलेक्ट किया था। उसके बाद ये ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे मिनिमल इंस्टॉल की ऑप्शन सिलेक्टेड है। तो अगर आप इसी ऑप्शन के साथ आप सेंटोस की इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देंगे, तो ये एंड पे जो इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद ये डॉस का इन्वायरमेंट आ जाएगा, यूनिक्स में के मोड में ये चला जाएगा। मींस कि जिस तरह विंडोज में आपके पास डॉस होता है, ठीक है, जिसमें कमांड्स के थ्रू आप हर एक काम करते हैं, तो मिनिमल इंस्टॉल के ऑप्शन के साथ आप एक्चुअली यूनिक्स को इंस्टॉल करें, ठीक है, और यानी लाइनक्स का कमांड लाइन इंटरफेस आपका इंस्टॉल होगा। तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करके इसकी जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, मिनिमल इंस्टॉल के बजाय सर्वर विद GUI की ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लेनी है।
और राइट साइड पे आप बेशक एडिशनल पैकेजेस कोई भी सिलेक्ट ना करें, ठीक है, क्योंकि ये बाद में भी लेटर ऑन भी इंस्टॉल हो सकते हैं। तो सर्वर विद जीयूआई के साथ मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि मुझे लाइनक्स का एंड पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मिले। अगर आप राइट साइड पे एडिशनल पैकेजेस सिलेक्ट करेंगे तो इस केस में आपका इंस्टॉलेशन का जो टाइम है वो बढ़ जाएगा। तो मैं उसके डिफ़ॉल्ट के साथ ही मूव ऑन कर रहा हूँ। तो सर्वर विद जीयूआई के ऑप्शन भी सिलेक्ट हो गए। इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन, तो अब आप जो लाइनक्स को इंस्टॉल करेंगे तो वो उसमें हार्ड डिस्क में इंस्टॉल करेंगे, उसकी पार्टीशंस कैसे करेंगे ड्राइव की, तो वो ऑप्शन आपकी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको ये पार्टीशंस की ऑप्शन देता है, ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर पार्टीशन। ठीक है, अगर मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके डन कर देता हूँ तो इस केस में ये जितनी भी स्पेस मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की थी, मेरे केस में 20 GB की हार्ड डिस्क थी, तो ये 20 GB की स्पेस को यूटिलाइज करते हुए जो रिक्वायर्ड पार्टीशंस हैं ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन ये है कि आई विल कॉन्फ़िगर पार्टीशनिंग, यानी मैं खुद से अपनी ड्राइव्स की कैपेसिटी बताऊंगा कि कौन कौन से माउंट पॉइंट क्रिएट करे, यानी कौन कौन सी पार्टीशंस क्रिएट करे और हर पार्टीशन का साइज क्या हो। ठीक है, तो इस केस में फिर आप सेकंड वाली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप जो पार्टीशन क्रिएट कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड पार्टीशन है या एलवीएम पार्टीशन है। तो अगर आप एलवीएम पार्टीशन की ऑप्शन सेलेक्ट करके पार्टीशंस क्रिएट करेंगे तो उनका इसका बेनिफिट ये होता है कि उन पार्टीशंस का साइज जो है आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, श्रिंक कर सकते हैं उनको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड के साथ ही क्रिएट कर रहा हूँ। तो स्टैंडर्ड पार्टीशन, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देखें मेरे पास टोटल हार्ड डिस्क 20 GB की थी और अभी अवेलेबल भी जो स्पेस है वो 20 GB है। तो मैं जैसे ही यहाँ पे ऐड पे क्लिक करता हूँ तो लाइनक्स की जो पार्टीशंस है इसको मिनिमम 3 पार्टीशन का होना मस्ट है। फर्स्ट आपके पास बूट पार्टीशन होती है जिसमें बूट से रेलिवेंट फाइल्स जो है वो स्टोर होती हैं। ठीक है, तो बूट फाइल्स के लिए मिनिमम 200 MB की स्पेस सफिशिएंट है। यहाँ पे जो पार्टीशन की साइज देते हैं वो MB के अंदर होता है। तो ये यहाँ पे देख लें, इसका माउंट पॉइंट फॉरवर्ड स्लैश बूट है, इसकी कैपेसिटी 200 MB है और इसका फाइल सिस्टम, तो लाइनक्स के जो फाइल सिस्टम है ext4 ext3 ext2 स्वैप बायोस बूट XFS एंड vfat है। इन फाइल सिस्टम्स के ऊपर लेटर ऑन जो हमारे सेशंस होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे कि हर फाइल सिस्टम का क्या बेनिफिट है क्या ड्रॉबैक है। तो लेटेस्ट इसमें आपके पास ext4 है तो आपने ext4 सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद फर्स्ट माउंट पॉइंट क्रिएट हो गया, फर्स्ट पार्टीशन क्रिएट हो गई। उसके बाद सेकंड हमने दोबारा ऐड पे क्लिक किया। ठीक है, और उसमें जो इम्पोर्टेंट पार्टीशन है वो रूट की पार्टीशन है, रूट कंटेनर है। ठीक है, लाइनक्स का जितना भी तमाम पार्टीशंस का कंटेनर होगा, तमाम डाटा का कंटेनर होगा। तो लेट से यहाँ पे मैं 15,000 MB का जो पार्टीशन है वो रूट पार्टीशन क्रिएट कर देता हूँ। तो रिमेनिंग 5279 MB रह गई अब स्पेस। ठीक है, 2 पार्टीशंस मैं क्रिएट कर चुका हूँ। ठीक है, तो मैं दोबारा इस पे जाऊंगा और स्वैप पार्टीशन जो कि वर्चुअल मेमोरी के तौर पे एक्ट करता है। ठीक है, तो 5279 MB जो कि रिमेनिंग स्पेस थी उसका मैंने स्वैप पार्टीशन क्रिएट कर दी। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि हमने रूट के केस में इसका फाइल सिस्टम सेलेक्ट नहीं किया था, तो ext4 आप सेलेक्ट कर दें। तो ये 3 मिनिमम पार्टीशंस हैं जो लाइनक्स की इंस्टॉलेशन के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें एस डी या एच डी, ये बताता है कि एस डी अगर आ रहा है तो ये साटा डिस्क है। ठीक है, ये जिसका जी डिस्क है। ठीक है, और अगर एच डी आ रहा होता तो ये स्टैंडर्ड डाटा केबल वाली हार्ड डिस्क आपके पास होती। उसके बाद आपके पास ए ड्राइव लेटर थर्ड जो है ये बताता है कि ये फर्स्ट हार्ड डिस्क है तो ए है, सेकंड हार्ड डिस्क होती दो होती लगी हुई तो बी होता है, SDA STB एंड सो ऑन। और फोर्थ वाला जो करेक्टर होता है ये बताता है पार्टीशन नंबर कौन सा है उस हार्ड डिस्क के अंदर।
तो अब इस केस में मेरे पास एक ही हार्ड डिस्क थी, ठीक है, तो तमाम थर्ड लेटर देखे तमाम केसेस में ए है। अब फर्स्ट हार्ड डिस्क के अंदर कौन सी पार्टीशन, तो ये बता रहे हैं ये फर्स्ट पार्टीशन है, ये सेकंड पार्टीशन है और ये थर्ड पार्टीशन है। तो मैंने यहाँ पे पार्टीशन का स्टेप भी करके ओके किया। तो कहता है कि योर कस्टमाइजेशन विल रिजल्ट इन द फॉलोइंग चेंजेस टेकिंग इफेक्ट आफ्टर यू रिटर्न टू द मेन मेन्यू एंड बिगिन इंस्टॉलेशन। तो जो हमने यहाँ पे पार्टीशंस क्रिएट किए हैं उनको फॉर्मेट करेगा, ठीक है। तो हम उन चेंजेस को एक्सेप्ट करें, ठीक है। सिक्योरिटी पॉलिसी डिफॉल्ट ही रहने दें, ठीक है। नेटवर्क एंड होस्ट नेम की ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने कंप्यूटर का इसका होस्ट नेम क्या रखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेंटोस 7 रख देता हूँ, मीनिंगफुल। तो इसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका लैन कार्ड अनेबल हो ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन तो इसको आप ऑन कर सकते हैं, क्योंकि मैं इंस्टॉलेशन मीडिया से इंस्टॉल कर रहा हूँ तो उसकी ज़रूरत नहीं है। इंस्टॉलेशन बिगिन कर दें। अच्छा, उसके बाद आपके पास है ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस इसका स्टार्ट हो गया। आपने रूट का पासवर्ड यहाँ पे सेट करना है। तो लाइनक्स में एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट जो है उसको रूट कहा जाता है, और उसका यूज़र नेम रूट है और ये उसका पासवर्ड है। तो यहाँ पे पासवर्ड पॉलिसी में लाइनक्स की ये है कि स्पेशल करेक्टर्स आए, अल्फ़ाबेट्स आए, डिजिट्स आए, और कैपिटल लेटर भी होने चाहिए, स्मॉल लेटर भी होने चाहिए, ठीक है। तो मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ जस्ट। और ये उसकी इंस्टॉलेशन जब कंप्लीट हो जाती है, रूट यूज़र के अलावा कोई अकाउंट आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो लेट्स से यहाँ पे मैं अपने नेम का ही अकाउंट क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। ये उसका लॉगिन नेम होगा, ये उसका फुल नेम होगा। अगर आप इस अकाउंट को एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इस ऑप्शन को टिक कर दें। अदरवाइज ये नॉर्मल अकाउंट होगा, लेस प्रिविलेजेस होंगे इसके पास। तो मैं इसको लेस प्रिविलेज वाला ही रहने देता हूँ। यहाँ पे इसका आप पासवर्ड सेट कर दें। तो ये अभी लाइनक्स के 1348 पैकेजेस टोटल इंस्टॉल होंगे, ठीक है, उसमें से 300 हो चुके हैं। तो ये इसका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस अभी बैकएंड पे रन हो रहा है। तो मीनवाइल मैं कुछ टॉपिक्स थे जो हाइपरवाइजर से रेलिवेंट थे, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। इसको हम बैकग्राउंड पे रन होने देते हैं, ठीक है। तो ये जो वर्चुअल मशीन है इसका नेम, इसको हाइपरवाइजर भी कहा जाता है, ठीक है। तो हाइपरवाइजर्स की दो टाइप्स होती हैं, दो कैटेगरीज होती हैं। एक होता है क्लास 1 हाइपरवाइजर और एक होता है क्लास 2 हाइपरवाइजर, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्लास 1 हाइपरवाइजर्स आर इंस्टॉल्ड डायरेक्टली ऑन द बेयर मेटल हार्डवेयर, while class 2 hypervisors are installed as software on top of an existing operating system। तो क्लास 1 जो हाइपरवाइजर होते हैं उनको आप डायरेक्टली वो हार्डवेयर पे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। और क्लास 2 जो हाइपरवाइजर होते हैं वो उनको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करते हैं। तो हमारे केस में अब क्वेश्चन ये है कि हमने वर्चुअल बॉक्स के अंदर लाइनक्स की इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, तो ये क्लास 1 में है, ये क्लास 2 की कैटेगरी में आता है। तो देखें कि हमने वर्चुअल बॉक्स का सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किया है, ठीक है। तो ये वर्चुअल बॉक्स के अंदर जो हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे ये ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करेगी और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। तो हमारा जो वर्चुअल बॉक्स हो गया या वीएमवेयर हो गया, ठीक है, ये क्लास 2 हाइपरवाइजर की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। और क्लास 1 हाइपरवाइजर फिर क्या है आपके पास के VMware ESXi हो गया। ये जो टूल है ये क्लास 1 हाइपरवाइजर की कैटेगरी में आता है। या माइक्रोसॉफ्ट हाइपर वी आता है, ठीक है। लाइनक्स में KVM आता है, कर्नल बेस्ड वर्चुअल मशीन। तो ये तीनों के तीनों आपके पास क्लास 1 हाइपरवाइजर की कैटेगरी में आते हैं,
ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल होते हैं, एक्ट कर रहे होते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह एक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस पर्पस के लिए इस कैटेगरी में आते हैं। तो परफॉर्मेंस वाइज अगर देखा जाए तो क्लास वन हाइपरवाइजर, ठीक है, वो बेस्ट है। ठीक है, क्लास टू हाइपरवाइजर की परफॉर्मेंस स्लो होगी, क्योंकि वो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करेगा, फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम उनके बिहाफ पे हार्डवेयर से इंटरेक्ट करेगा। इसी तरह सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्लास वन हाइपरवाइजर बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट एक टॉपिक था जिसमें पता होना चाहिए कि क्लास वन क्लास टू हाइपरवाइजर क्या होते हैं और हम किस टाइप के हाइपरवाइजर के साथ वर्क कर रहे हैं। उसके बाद सेंटोस का अगर आपके पास 6.4 वर्जन आप इंस्टॉल करें या, तो उसमें डिफरेंट ऑप्शंस भी आपको स्टार्ट में मिल सकती हैं। तो उन ऑप्शंस में को हम डिस्कस कर लेते हैं कि वेरीफाई एंड बूट। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये है कि आप अपने इंस्टॉलेशन मीडिया को पहले वेरीफाई करेंगे और उसके बाद उसको उससे बूट करेंगे। दूसरी ऑप्शन अगर आप बूट वाली सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो इस केस में फिर क्या होगा कि वो वेरीफाई नहीं करेगा इंस्टॉलेशन मीडिया को, जस्ट उससे बूट कर जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है, और ये जो बूट करेगा ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का इन्वायरमेंट होगा। थर्ड ऑप्शन है बूट इनटू टेक्स्ट मोड। तो इस केस में क्या है कि लाइनक्स का जो इमेज है उससे बूट करेगा, लेकिन कमांड लाइन इंटरफेस होगा जिसको हम यूनिक्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बूट इनटू बेसिक वीडियो की ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो इसमें कुछ जीयूआई की सपोर्ट होगी। ठीक है, और कुछ टेक्स्ट मोड की होगी, मिक्सचर है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इंस्टॉल की। तो ये ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे तो सेंटोस की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी ग्राफिकल इंटरफेस में। और इंस्टॉल इनटू टेक्स्ट मोड की ऑप्शन है, अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो सेंटोस की इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट होगी कमांड लाइन इंटरफेस में, कमांड्स आपको देनी पड़ेंगी। उसके बाद ऑप्शन है आपके पास मेमोरी टेस्ट की। अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपकी जो वर्चुअल मशीन है या फिजिकली आप इंस्टॉल कर रहे हैं जो रैम है उसको ये टेस्ट करेगा। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन है बूट फ्रॉम लोकल ड्राइव। अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो इट्स मीन आप लाइनक्स की इंस्टॉलेशन नहीं करने जा रहे, आप उसके अलावा जो हार्ड डिस्क में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे ये बूट करेगी। तो ये वो वाला केस है कि ये सेंटोस की लाइव सीडी है। ठीक है, लाइव सीडी वो सीडी को कहा जाता है, उस आईएसओ इमेज को कहा जाता है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है जिसको आप इंस्टॉल किए बगैर भी यूज कर सकते हैं और इंस्टॉल करके भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेंटोस 6.4 का ये इंटरफेस है। तो उसमें जब आप इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट करने जाएंगे तो ये कुछ इस तरह की ऑप्शंस आपके पास आ सकती हैं। तो बैक हम जाते हैं इंस्टॉलेशन पे, देखते हैं कि कितना प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ऑलमोस्ट एंड हो गया प्रोसेस। हम दोबारा फुल स्क्रीन के मोड में चले जाते हैं। परफॉर्मिंग पोस्ट इंस्टॉलेशन सेटअप टास्क। तो पैकेजेस की इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया और पोस्ट इंस्टॉलेशन जो टास्क है ये वो परफॉर्म कर रहा है। ये डिपेंड करता है लाइनक्स का इंस्टॉलेशन प्रोसेस कि आपने कितने पैकेजेस सेलेक्ट किए हैं। तो मैंने सर्वर विद जीयूआई के साथ ऑप्शन के डिफॉल्ट ऑप्शन के साथ इसको प्रोसीड किया था। तो अगर मैं राइट साइड पे उसके सर्वर विद जीयूआई के साथ जो पैकेजेस लिस्ट हो रहे थे उनको भी सिलेक्ट करता तो फिर मेरा इंस्टॉलेशन का जो टाइम है, प्रोसेस है, वो बढ़ जाता। और ये मेरा सेंटोस 7 का फुल आईएसओ इमेज है, लाइव इमेज नहीं है। ठीक है, तो लाइव इमेज अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन लाइव इमेज का ड्रॉबैक ये होता है कि अगर आप उसको इंस्टॉल नहीं करते, जस्ट यूज़ करते हैं, तो जो भी चेंजेस आपने फिर की होती हैं जब आप अपनी वर्चुअल मशीन को
ऑफ करते हैं, ठीक है, तो वो सारी डिस्कार्ड हो जाती हैं। तो आपकी अपनी चॉइस है। लाइव इमेज अगर आप इसका डाउनलोड करते हैं तो वो 700 to 800 MB का होगा। तो उसमें ये जो ऑप्शंस आपके पास है सर्वर विद GUI की, तो माइट भी लाइव इमेज में ना हो, तो ये देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मिनिमम पैकेजेस होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए सेट किए जाते हैं। तो ये हम इसका वेट करते हैं। इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। लाइनक्स जो आपका है वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडोज़ आपका नॉन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में आता है। तो ओपन सोर्स का मीनिंग होता है कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम का सोर्स कोड अवेलेबल है, आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो जो भी चेंजेस आप करेंगे फिर उसको आगे आप रीडिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। तो इसकी कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। जो इसकी कम्युनिटी है, जो डेवलपर है, ठीक है, वो इसको फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। जबकि विंडोज़ की अगर बात करें तो वो नॉन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मीन्स उसका सोर्स कोड आपने आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो उसका लाइसेंस आपको फिर परचेज करना पड़ता है यूज़ करने के लिए। तो हमेशा रूट यूज़र का पासवर्ड आपने रिमेंबर रखना है। इसका यूज़र नेम रूट है, ROOT रूट, और पासवर्ड जो आपने इसका इंस्टॉलेशन में सेट किया है। और ये इसका एंड यूज़र अकाउंट है। जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है, लेस प्रिविलेज यूज़र अकाउंट है, ठीक है। तो इसका यूज़र नेम जो भी आपने इंस्टॉलेशन में इसकी रखा है, सेट इसको क्रिएट करते वक्त सेट किया है, और पासवर्ड ये दो आप अपने पास नोट डाउन कर लें।
इसमें वर्चुअल मशीन से कंट्रोल आपने एग्जिट करना है और बाहर विंडोज में लाना है। तो इस पर्पज के लिए आपके पास ये देखिए शॉर्टकट की लिस्टेड है। ठीक है, तो राइट कंट्रोल, आपने कीबोर्ड से राइट एरो की की प्रेस किए रखनी है और उसके बाद कंट्रोल की प्रेस कर देनी है। तो आपका कर्सर जो है वो वर्चुअल मशीन से बाहर विंडोज की मशीन में आ जाएगा उसका कंट्रोल। और दोबारा आप उसके एरिया में क्लिक करेंगे तो वर्चुअल मशीन उसको कैप्चर कर लेगी। सेंटोस किस चीज़ का एब्रीवेशन है? कम्युनिटी इंटरप्राइज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लाइनक्स के जितने भी फ्लेवर्स हैं हम उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आपके पास डेबियन का प्लेटफॉर्म आता है और सेकंड आपके पास रेड हैट का प्लेटफॉर्म आता है। तो रेड हैट के प्लेटफॉर्म में हमारे पास सेंटोस रेड हैट के प्लेटफॉर्म की कैटेगरी में आती है। तो जो रेड हैट का प्लेटफॉर्म है इस पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के दो मेथड्स हैं। फर्स्ट आपके पास आरपीएम का मेथड है और सेकंड आपके पास यम का मेथड है। और इसी तरह डेबियन है तो उस पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के तीन मेथड्स हैं, डी पैकेज, ऐप डैश गेट और एप्टीट्यूड। तो इनको हम फ्यूचर के सेशन में कवर करेंगे। तो यहाँ पे इसका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, मैं इसको रीबूट कर रहा हूँ। तो रीबूट होने के साथ ही मेक श्योर करना है कि आपने जो इसका आईएसओ इमेज है, ठीक है, उसको रिमूव कर देना है। इंस्टॉलेशन के बाद उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो आप उसको जाके सीडी से सेटिंग से जाके उसको रिमूव कर दें। तो स्टोरेज में गए, एम्प्टी, वो ऑटो ऑटो ही रिमूव हो गया। अगर बास डिस्ट्रीब्यूशन में रिमूव अगर ना हो तो आप यहाँ से आके उसको रिमूव करेंगे, सिलेक्ट करके और रिमूव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारे पास था लाइनेक्स का इंस्टॉलेशन का प्रोसेस। इसमें लाइसेंस की इंफॉर्मेशन है, हमने इसको एक्सेप्ट की। नेटवर्क होस्ट नेम, ठीक है, तो ये हमने होस्ट नेम ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन सेट किया था। ये लैन कार्ड है, ठीक है, इसको मैंने एनेबल कर दिया, एक्टिव कर दिया, तो कनेक्टेड हो गया। और फिनिश किया इसकी इंस्टॉलेशन के प्रोसेस को। और उसको एंड पे इसकी लॉगिन लॉगिन स्क्रीन, यहाँ पे हम इसको लॉगिन करेंगे। तो आप लेस प्रिविलेज यूजर से भी कर सकते हैं और रूट से भी। तो मैंने यहाँ पे यूजर नेम में रूट स्पेसिफाई किया, इसके इंस्टॉलेशन में जो पासवर्ड सेट किया था वो स्पेसिफाई किया। तो ये इसकी स्क्रीन आ गई, लॉगिन की स्क्रीन, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद। तो ये इसकी लैंग्वेज सिलेक्शन के कुछ स्टेप्स हैं, वो आपने इनको नेक्स्ट करके कंप्लीट किया। तो ये आपके पास इसकी फाइनल स्क्रीन है लाइनक्स की। तो नेक्स्ट सेशन में हम लर्न करेंगे कि इसमें नेटवर्क की सेटिंग किस तरह करते हैं, इंटरनेट को किस तरह रन करेंगे। तो यही था हमारा आज का सेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहाँ से जाके आप इसको शट डाउन करते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।